मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन सिर्फ 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते, कभी कभी 3 साल भी लग जाते। अगर बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। उन्हें मेरी नसीहत और निगरानी का जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चूहों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम, शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते जिनमें न कोई अर्थ होता न कोई तालमेल। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? कहाँ थे? कहाँ थे? कहाँ थे? कहाँ थे? इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब यह विधा आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। मैं कितनी मेहनत करता हूं ये तुम अपनी आंखों से देखते हो, और यदि नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है।
इतने मेले तमाशे होते हैं, कभी जाता हूँ देखने? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास तक नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे उम्मीद करते हो कि खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम सारी उम्र इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? अगर तुम्हें इसी तरह से अपनी उम्र गंवानी है तो बेहतर होगा तुम घर चले जाओ, मजे से गुल्ली डंडा खेलो। मैं लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल छट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर मेहनत करूंगा। झटपट एक टाइम टेबल बना डालता और बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार की कि काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद का समय बिल्कुल नहीं रहता। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वो दाव घात, मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद नहीं रहती। भाई साहब को नसीहत और फसीहत का अवसर फिर से मिल जाता। पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहो और एक हर्फ नहीं आएगा। कान में शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। जी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहो और एक हर्फ नहीं आएगा। कौन सा उपदेश लिया तुमने? मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुटकियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गया और मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया।
मैं तो मजे से खेलता रहा और दर्जे में अव्वल भी आया। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर अभिमान हुआ। मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं रहा। भाई साहब ने भी इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। देख रहा हूं, इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हारा दिमाग चढ़ गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए। इम्तहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महिम उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता भी उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे चुल्लू भर पानी देने वाला भी ना बचा। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे ये गुमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में ये हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। आदमी जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान ना करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। तुमने तो कभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से ही तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई है, मगर बटेर भी केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंदर चोट निशाना लग जाता है। उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ आसान समझते हो? दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। नाम भी नहीं छोड़ते थे। एक ही नाम के पीछे 2 यम 3 यम 4 यम 5 यम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सारे नंबर गायब। सफा चट, 0 भी ना मिलेगा। हो किस ख्याल में? दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। आबा जा की जगह आ जाबा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी लोगों से ये नहीं पूछता कि आखिर आज बा जा और आ जाबा में क्या फर्क है। और व्यर्थी बातों के लिए छात्रों का खून करते हैं। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। ये सब खुराफात याद रखनी पड़ेगी। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उनके नाम को रोइए। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत।
अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ये तो संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवा लेते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। लाख फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ स्कूल जाने का समय हो गया था, नहीं पछताएंगे। नहीं तो ईश्वर जाने ये उपदेशमाला कब समाप्त होती। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी खेलकूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो खत्म हो गया और फिर से वही चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई सब फिर फेल हो गए। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। मुझे उन पर दया आती थी। अपने पास होने की खुशी आधी रह गई। अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई, भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर आ जाऊं। वो फिर किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। मैं मानने लगा था कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मेरी तकदीर बलवान है। फिर मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हुआ था और अब सारा समय पतंगबाजी में चला जाता था। जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर ही पतंगे उड़ाया करता था। मैं भाई साहब को ये महसूस नहीं होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया। अब की भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। देखो कैसे बंद हो, अच्छे से मुझे चिपकाना पड़ेगा। अच्छे से बंद, मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां।
चल रे, मैंने उड़ाया नहीं, हट इधर से। ये भी तुम उड़ाओ क्या? चला दे। इन बाजारी लौंडों के साथ ढीले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं? ये अब तुम नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को अपने स्टेटस का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हैं। ना जाने कितने हमारे लीडर और समाचार पत्र संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान के मातहत काम करते हैं। तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि भाई साहब से मैं केवल 1 दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का कोई हक नहीं। लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो आ भी जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा, चाहे तुम MA DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती हैं। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विधा पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पाँव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हूँ तो किसी को तार ना दें, ना घबराए, ना बदहवास हूँ। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का महीने भर कैसे चले, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। भाईजान, मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको इसका अधिकार भी है। मेरा भी जी ललचाता, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? आखिर ये कर्तव्य भी तो मेरे ही सिर पर है।